अप्रैल 1961 की बात है। द लीडर्स ऑफ द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसको आप शॉर्ट में USSR कहते हैं, was worried that the United States of America would invade communist-ruled Cuba and overthrow Fidel Castro, the president of the small island nation off the coast of the United States। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सोवियत यूनियन था उसको क्या प्रॉब्लम था कि उसको लगा कि जो आपका क्यूबा है वो अमेरिका के नज़दीक है, क्योंकि क्यूबा को जो सोवियत यूनियन है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करता था, वो उसको हेल्प करता था। तो अमेरिका जो था वो सोवियत यूनियन के अपोज में था। ठीक है, ये दोनों सुपर पावर्स थी, कौन, USA भी और USSR भी। तो ये दोनों जब एक दूसरे के कंपटीशन में थी और सोवियत यूनियन क्यूबा को सपोर्ट कर रहा था और क्यूबा जो था वो अमेरिका के नज़दीक था। तो यहाँ पे जो सोवियत यूनियन है उसको लगा कि अमेरिका क्यूबा पे कभी भी अटैक कर सकता है और उनके प्रेसिडेंट का वहाँ से हटाकर कभी भी वो तख्ता पलट कर सकता है। तो सोवियत यूनियन ने क्या किया, दे डिसाइडेड इन 1962 टू प्लेस द न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा। तो उन्होंने क्या किया, अपना न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्यूबा में 1962 में इस्टेब्लिश कर दिया। अब ये जो इंस्टॉलेशन था वेपन्स का, उससे क्या हुआ, डायरेक्टली अब वो USA पे अटैक कर सकते थे, बिल्कुल वो उनके नज़दीक पहुंच चुके थे, जिससे कि क्या होता, वो उनके मेन जो उनके सेंटर्स थे कंट्री के अंदर, जो उनकी मेन सिटीज़ थी, जो उनके बेस थे, उनको वो आराम से क्या कर सकते थे, अटैक कर सकते थे। अब अटैक तो कर सकते थे, तो अमेरिका ने भी कुछ करना था। अब वो क्या किया, देखिए उन्होंने 3 weeks after the Soviet Union had placed the nuclear weapons in Cuba, the American became aware of it। अब 3 हफ्ते जब हो गए, सोवियत यूनियन ने अपने मिसाइल्स को क्यूबा में इस्टेब्लिश कर दिया, तब जाके अमेरिका को पता चला कि ये सब कुछ हो चुका है, इन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्यूबा में इस्टेब्लिश कर दिया है। द US प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी एंड हिज एडवाइजर्स वर reluctant to do anything that might lead to full scale nuclear war between the two countries। तो जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे जॉन F कैनेडी और उनके जो एडवाइज़र्स थे वो बहुत एक तरीके से श्योर थे कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि दोनों के बीच में क्या हो जाए, न्यूक्लियर वॉर हो जाए। बट उन्होंने फोर्स किया क्रुश्चेव को कि वो अपने कंट्री के अंदर से मिसाइल्स को और न्यूक्लियर वेपन्स को क्यूबा से हटाएं। तो अमेरिका ने भी कुछ करना था इस जो मिसाइल जो उन्होंने इस्टेब्लिश किए उसके जवाब में। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो वॉरशिप थे उनको ऑर्डर दिया कि अगर सोवियत के कोई भी शिप्स क्यूबा की तरफ आते हैं तो उनको देखा जाए, उनको हैंडल किया जाए, उनको इंटरप्ट किया जाए, जिससे कि क्या हो, USSR को पता चले कि अमेरिका सीरियस है जो इस केस में जो उन्होंने ये किया है। तो इससे क्या हुआ, इससे लगा कि एक क्लैश होने वाला है दोनों सुपर पावर्स के बीच में, जो कि आप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। कि इसके वजह से क्या होगा, आपका पूरी दुनिया को एक तरीके से ये लोग क्या कर देंगे, आपके तो वॉर में लाके खड़ा कर देंगे। बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंड कि जो सोवियत यूनियन था उसने अपनी जो मिसाइल्स थी या जो अपने जो शिप्स थे उनको धीरे धीरे पीछे करना स्टार्ट किया, जिससे कि वर्ल्ड को थोड़ा सा रिलीफ मिला और हमें तीसरा वर्ल्ड वॉर होने से बच गया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और इसमें डिटेल में देखते हैं कि जो आप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था वो क्या था, एक हाई पॉइंट था दैट केम टू बी नोन एज द कोल्ड वॉर। उसी की वजह से आपका क्या वर्ड का निकल के आया, कोल्ड वॉर निकल के आया, क्योंकि आपने देखा कि दोनों में ऐसी कंडीशंस बन गई थी कि कभी भी वॉर हो सकता है। बट वहाँ पे वॉर नहीं हुआ, एक्चुअल वॉर नहीं हुआ, बट उन्होंने मिसाइल यहाँ से प्लेस किए, उन्होंने वहाँ से ऑर्डर दिया, बट एक्चुअल में वॉर नहीं हुआ। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को एक तरीके से हाई पॉइंट कहा जाता है, दैट इज़ नोन एज कोल्ड वॉर। The Cold War referred to the competition, the tensions and the series of confrontations between the United States and Soviet Union। तो कोल्ड वॉर क्या होता है कि जो इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में ये जो कंपटीशन था, टेंशन्स थी, ठीक है, और ये एक दूसरे को किस तरीके से जो भिड़ रहे थे, ठीक है, नॉट फिजिकली और नॉट इन अ वॉर, बट एक दूसरे के से पॉलिटिकली ये लोग भिड़ रहे थे, इसी को आपका क्या कहा गया, एक तरीके से कोल्ड वॉर कहा गया। फॉर्चुनेटली हाउएवर इट नेवर एस्केलेटेड इनटू अ हॉट वॉर। तो इनके जो आपके अलायंसेस, मतलब जो इनके साथ जुड़े हुए थे, फॉर एग्जांपल USA के साथ भी बहुत सारे स्टेट्स जुड़े हुए थे, आपके USSR के साथ भी बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे स्टेट्स जुड़े हुए थे।
तो इन लोगों ने आपस में बहुत जगह पे आपके क्या थे, इनके बीच में टेंशन थी, कॉम्पिटिशन्स थे, बहुत सारी जगह पे एक दूसरे के साथ ये लड़ रहे थे। बट कहीं पे भी इस टेंशन ने वर्ल्ड वॉर थर्ड का रूप नहीं लिया या ग्लोबल वॉर ये नहीं बना, ठीक है। और थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं। द कोल्ड वॉर वॉज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर, राइवलरीज और मिलिट्री अलायंसेज। तो केवल कोल्ड वॉर को आप पावर का खेल नहीं समझ सकते हैं कि पावर चाहिए थी दोनों को तब जाके ये लोग लड़ रहे थे, या एक दूसरे के दुश्मन थे ये, या उन्होंने वहाँ पे आर्मी डिप्लॉय कर दी थी इस वजह से ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, या कोल्ड वॉर की जो कंडीशन बनी यहाँ पे क्या था, एक आइडियोलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट था। अब वो आइडियोलॉजी क्या थी, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या एक डिफरेंस था, इनका जो सोचने का तरीका था वो डिफरेंट था। जैसे कि किस तरीके से पॉलिटिक्स को, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को वर्ल्ड में हैंडल किया जाएगा, कैसे ये चीज़ होना चाहिए, उस चीज़ को लेके इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। जैसे कि जो यूएसए था वो रिप्रेजेंट करता था आपके आइडियोलॉजी को, किसको, लिबरल डेमोक्रेसी को, कैपिटलिज्म को। जैसे कि ये चाहते थे कि जो प्राइवेट बिजनेस हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, ये लोग ज़्यादा ग्रो करें और जो गवर्नमेंट है उसके पास कम कंट्रोल रहे इनको हैंडल करने के लिए। बट वहीं अगर आप सोवियत यूनियन की बात करें तो ये लोग ज़्यादा कमिटेड थे किसकी आइडियोलॉजी के ऊपर, सोशलिज्म के लेके, कम्युनलिज्म को लेके। ये चाहते थे कि जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी ग्रोथ, उनके पास पावर्स ज़्यादा होनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट के पास है, जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास पावर कम होनी चाहिए। तो ये मेन आइडियोलॉजी का डिफरेंस था जिसके वजह से ये कोल्ड वॉर चल रहा था। अब हम आगे देखते हैं कोल्ड वॉर क्या है। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज़ अ लैंडमार्क टू द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो आपका क्या बना, एक तरीके से आपका लैंडमार्क बना कि उसके बाद की जो पॉलिटिक्स थी वो आपकी एक तरीके से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखा जाती है। इन 1945 the allied forces led by the US, Soviet Union, the Britain and France defeated the Axis powers led by the Germany। तो क्या हुआ कि जो आपके ये अलाइंड फोर्सेस थे, ठीक है, कौन कौन से, यूएस की, सोवियत यूनियन की, ब्रिटेन की, फ्रांस की, इन सब ने मिलकर उस टाइम किसको हराया था, जो आपकी अलग एक ग्रुप था जिसको जर्मनी, इटली और जापान, इन लोगों की जो फोर्स थी उसको इन्होंने हराया था। द वॉर हैड इन्वॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द मेजर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस वॉर में क्या हुआ था, मैक्सिमम जितनी भी वर्ल्ड की जो सुपर पावर्स थी या जो बड़ी पावर्स थी वो सब लोग इसमें मिल चुके थे। द वॉर डिवास्टेटेड द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स एंड सिविलियन प्रॉपर्टी। तो जब ये वॉर आपका एंड हुआ तो बहुत सारे वहाँ पे ह्यूमन लाइव्स का और जो सिविलियन, जो आपके प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अर्लियर शेकन द वर्ल्ड बिटवीन 1914 to 1918। तो आपको ये चीज़ जस्ट दे वांट टू इन्फॉर्म यू दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज बिटवीन 1914 to 1918 एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज फ्रॉम 1939 to 1945। ओके, तो चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जैसे ही आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद थोड़ा सा जो पॉलिटिकली कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के साथ उलझने लग गई, तो वहाँ से आपका कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। द वर्ल्ड वॉर वॉज एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। जो आपका लास्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो कब ख़त्म हुआ, जब आपका यूनाइटेड स्टेट्स ने एटॉमिक बम गिराए 2 जापान की 2 सिटीज़ में, जो कि आपकी हिरोशिमा और नागासाकी था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, आपका ये कब गिराया गया था बॉम्ब, अगस्त 1945 में, कॉजिंग जापान टू सरेंडर। तो उसके बाद जापान ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया वॉर में। क्रिटिसाइज ऑफ द यूएस डिसीजन टू ड्रॉप द बॉम्ब्स हैव अर्ज्ड दैट द यूएस knew that the Japan was about to surrender, that it was unnecessary to drop the bombs। तो अब जो ये बॉम्ब गिराए गए अमेरिका के द्वारा, तो इनको इसके लिए बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, क्योंकि सब लोग जानते थे कि जो जापान है वो अब वॉर नहीं लड़ सकता था, वो सरेंडर करने ही वाला था, फिर भी इन्होंने जाके आप वहाँ पे बॉम्ब गिरा दिया। तो ये भी कहा गया कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो ये एक्शन था ये जानबूझकर किया गया था, वो सोवियत यूनियन को दिखाना चाहता था
कि वो कितना पावरफुल है, और वो ये भी चाहता था कि जो सोवियत यूनियन है वो अब अपने कोई भी पॉलिटिकल पावर ना बढ़ा सके एशिया में, ठीक है। यूएस सपोर्टर्स हैव अर्ज्ड दैट द ड्रॉपिंग ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब्स वाज नेसेसरी टू एंड द वॉर क्विकली। तो जो अब सपोर्टर्स थे यूएस के, वो ये कहते थे कि अगर वर्ल्ड वॉर का ख़त्म करना था तो ये नेसेसरी था कि उसको बम गिराया जाए। अब कोई भी इनका जो मोटिव रहा होगा, बम इन्होंने जानबूझ के गिराया या ये वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करना चाहते थे, ये तो अब हम नहीं बता सकते। बट अब जो भी इनका मोटिव रहा होगा बम गिराने का, चाहे वो वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करना हो या आपका सोवियत यूनियन को रोकना हो, बट उससे क्या हुआ, द राइज ऑफ द टू न्यू पावर्स ऑन द ग्लोबल स्टेज देखने को मिला। दो न्यू सुपर पावर्स का राइज। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब इन सब ने मिलके वॉर लड़ा, जर्मनी, जापान, इन सबको हरा दिया, तो लास्ट में दो सुपर पावर निकल के आई, जो कि थी आपकी यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरा था आपका सोवियत यूनियन, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। अभी जो दो पावर ब्लॉक्स थे ये कैसे पावरफुल बने, उनकी हम बात कर लेते हैं। द टू सुपर पावर्स वर कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये अपने आप को क्या करते थे, फहराना चाहते थे, अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे। इन ए वर्ल्ड शार्पली डिवाइडेड बिटवीन द टू अलायंस सिस्टम। तो इससे क्या हुआ कि जो वर्ल्ड था वो मेनली दो गुटों में बटा हुआ दिख रहा। It was supposed to remain tied in its protective superpower to limit the influence of other superpower and its alliances. तो अगर कोई भी एक स्टेट है तो उसको क्या करना पड़ रहा था, अपना किसी एक अलायंस के साथ, किसी एक ग्रुप के साथ जुड़ना पड़ रहा था। हमने अभी डिस्कस किया था, एक यूएसए का ग्रुप हो गया और दूसरा आपका सोवियत यूनियन का ग्रुप हो गया। तो कोई भी एक स्टेट है उसको इन दोनों में से किसी एक के साथ रहना पड़ रहा था, जिससे कि दूसरा जो सुपर पावर है उससे उसको बचाव मिल सके, सपोर्ट मिल सके, या उसके साथ के जो बाकी कंट्रीज हैं उनसे ये बचा रहे। द स्मॉलर स्टेट्स इन द अलायंसेस यूज द लिंक टू द सुपर पावर्स फॉर देयर ओन पर्पसेस। अब जो छोटे आपके स्टेट्स थे जो इन अलायंसेस के साथ जुड़े हुए थे, वो क्या करते थे, अपने इनके लिंक्स को यूज़ करते थे, अपने कामों के लिए इनके लिंक को यूज़ करते थे। दे गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, वेपन्स एंड इकोनॉमिक एड against their local rivals, mostly regional neighbors with whom they had rivalries. तो जो क्या होता था कि जो सुपर पावर थी वो इन लोगों को प्रोटेक्शन देती थी, वेपन्स देते थे, इनको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी। किसके अगेंस्ट करती थी, जो इनके लोकल राइवल्स थे, जो इनके दुश्मन थे, इनके पड़ोसी जो दुश्मन थे, उनके साथ उनको उनसे बचाने के लिए या लड़ने के लिए इनको पूरा सपोर्ट करती थी। The alliance system led by the two superpowers therefore threatened to divide the entire world into two camps. तो ये जो दो सुपर पावर्स ने पूरी दुनिया को एक तरीके से ये दो ग्रुपों में डिवाइड कर रहे थे, तो ये खतरा पैदा हो गया कि कहीं पूरी दुनिया दो पार्ट में डिवाइड ना हो जाए। दिस डिवीजन हैपेंड फर्स्ट इन यूरोप। तो ये जो पहला डिवीजन था ये कहाँ पे देखा गया, यूरोप में देखा गया। द मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप साइडेड बाय द यूएस एंड दोज ऑफ ईस्टर्न यूरोप जॉइंड द सोवियत कैंप। तो जो आपका वेस्टर्न पार्ट था दे जॉइंड अमेरिकन अलायंस, और जो आपका ईस्टर्न पार्ट था उन लोगों ने आपका सोवियत यूनियन के कैंप को ज्वाइन कर लिया। That is why these were also called Western and Eastern alliances. इसलिए इनको क्या कहा जाता है, आपका वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंसेज। क्लियरली आप यूरोप के मैप में देख सकते हैं कि किस तरीके से आप ईस्ट की तरफ देखेंगे तो आपको वर्साई पैक्ट मेंबर्स देखने को मिलेंगे। वर्साई पैक्ट किसने करवाया, सोवियत यूनियन ने करवाया था। नाटो मेंबर्स आप देख सकते हैं, ये सब आपके कौन हैं, आपके ये आपके यूएस के मेंबर्स हैं जिन्होंने आपका नाटो पैक्ट को साइन किया था, ठीक है। The Western Alliance was formalized into an organization. तो जो वेस्टर्न पार्ट था उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया जिसको कि नाटो कहा गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया आपको। जो वेस्टर्न अलायंस था, यूएसए वाला जो अलायंस था, क्लियर रखना, इसको दिमाग में रखेंगे आप लोग कि उन्होंने अपना एक नया ग्रुप बना लिया, अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, दैट इज नाटो, विच एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949. It was an association of 12 states which declared that armed attack on any one of them in Europe or North America
वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। तो मतलब उन्होंने कहा कि भाई हम 12 कंट्रियाँ हैं, अगर हम पे कोई अटैक करता है या हम आपस में भी एक दूसरे पर अटैक करते हैं तो वो सारे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक के बराबर होगा। ओके, अब इस चीज़ को तो यूएसए ने कर दिया, अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, तो ईस्टर्न पार्ट वाले भी तो कुछ करेंगे, सोवियत यूनियन ने भी तो कुछ करना था। तो सोवियत यूनियन ने अपने आप में एक ट्रीटी, एक पैक्ट निकाला जिसे आप वर्साय पैक्ट के नाम से जानते हैं। वर्साय पैक्ट एक सोवियत यूनियन ने निकाला जो कि आपका 1955 में निकाला गया, और इसका जो मेन प्रिंसिपल था, जो मेन सिद्धांत था, वो था कि यूरोप के अंदर नाटो की फोर्स को काउंटर करना, उनको रोकना। तो ये इनका मेन प्रिंसिपल था। इंटरनेशनल जो अलायंसेस थे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा वर डिटरमाइंड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ द सुपर पावर्स एंड कैलकुलेशंस ऑफ द स्मॉलर स्टेट्स। अब ये जो इंटरनेशनल जो आपके अलायंसेस थी, ये जो कोल्ड वॉर एरा में चल रहा था, ये किस चीज़ को दिखाता था कि भाई सुपर पावर्स की क्या रिक्वायरमेंट है और क्या स्मॉलर स्टेट्स या जो स्मॉलर एरियाज हैं उनके साथ उनकी कैसी कैलकुलेशंस चल रही हैं। एज नोटेड अबव, यूरोप बिकेम द मेन अरीना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपर पावर्स। तो जैसे कि आपने अभी मैंने बात बताया आपको कि जो मेन आपका, आप ऊपर मैप में भी देखेंगे कि जो मेन आपका यूरोप का जो पार्ट है वो मेनली आपको ईस्ट में आपको सोवियत यूनियन और वेस्ट में आपको यूएसए देखने को मिलेगा। तो इनके बीच में डिवाइड होता हुआ दिखता है। और इससे क्या हुआ कि जो स्मॉलर स्टेट्स थे वो भी आपस में एक दूसरे के साथ कैलकुलेट कर रहे थे कि कहाँ उनको बेनिफिट है। तो कई बार मिलिट्री पावर्स का भी ये लोग यूज़ करते थे, दोनों ग्रुप की बाकी कंट्रीज़ को भी अपने साथ जोड़ लिया जाए। सोवियत इंटरवेंशन इन द ईस्ट यूरोप प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल। अब जो सोवियत यूनियन ने क्या किया, अपना ईस्ट यूरोप में अपने आप की मिलिट्री वहाँ पे इन्होंने लॉन्च कर दी, बहुत सारे और फोर्सेस वहाँ पे अप्लाई कर दी, जिससे कि क्या कर सके, लार्ज एरिया को अपना कंट्री या अपने अलायंस के अंदर ला सकें। यूरोप रिमेन विद इन इट्स स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, और पूरे यूरोप में एक तरीके से इन्हीं दोनों लोगों का इन्फ्लुएंस बना रहा। इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट, जिसे आप कहते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स बिल्टेड एन अलायंस सिस्टम कॉल्ड द साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब जो सोवियत यूनियन था वो अपनी आर्मीज़ को ईस्ट यूरोप की तरफ फैला रहा था, वहाँ से अपने आप में बाकी कंट्रीज़ को, जो स्मॉल स्टेट्स थे, उनको जोड़ रहा था। तो उसी के अगेंस्ट आपके यूनाइटेड स्टेट्स भी आपके क्या कर रहे थे, मिडिल ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, वेस्ट एशिया की तरफ इन्होंने क्या किया, एक दोबारा से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। तो आपका जो यूएसए था वो क्या कर रहा था, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बना रहा था। तो इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप सेटो के नाम से इन्होंने लॉन्च किया, और इन्होंने एक और ट्रीटी निकाली जिसे सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से जाना गया। सोवियत यूनियन का जो कम्युनिस्ट चाइना था, उनका क्या था, आपस में बहुत अच्छा रिलेशन था, और इनका बाकी रीजनल कंट्रीज़ के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन था, जैसे कि आपका नॉर्थ कोरिया हो गया, इराक हो गया, वियतनाम हो गया, ये सारी जगह इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे। Newly independent countries, after gaining their independence from colonial powers such as Britain and France, were worried that they would lose. मतलब इनको लग रहा था कि ये इनकी जो फ्रीडम है ये दोबारा से चली जाएगी, क्योंकि अभी तो ये लोग कॉलोनियल पीरियड से ब्रिटेन से या फ्रांस से कहीं ना कहीं से आज़ाद हुए हैं, ये छोटे छोटे जो स्टेट्स थे। अब इनको लग रहा था ये दोबारा से इनके अंडर आ जाएंगे, किसी न किसी एक सुपर पावर के अंडर। अब जो ये जो अलायंसेस थे, ये जो बड़े बड़े जो दो ग्रुप थे और इनके साथ में जो स्टेट्स थे, इनके बीच में दरारें और टकराव और ये टूटने लग गए। कम्युनिस्ट जो चाइना था उसका भी एक तरीके से सोवियत यूनियन यूएसएसआर की तरफ से क्या होने लग गया, कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया। उनका जो बिलीफ था वो कम होने लग गया, डिस्प्यूट तैयार होने लग गए, जो कि आपका 1950 से लेके 1969 तक को देखने को मिलता है। द अदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वॉज नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो ये बहुत ही बड़ा स्टेप था, इसको आप ध्यान से रखेंगे कि जो नाम था NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट, यहाँ से एक नया अलाइनमेंट निकला जो कि था न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ का, जो इन दोनों अलायंसेस से, यूएसए और सोवियत यूनियन से बिल्कुल सेपरेट रहना चाहते थे। ना वो इस ग्रुप में जाना चाहते थे, ना वो दूसरे ग्रुप में जाना चाहते थे। तो इस तरीके से वो यूएसए और सोवियत यूनियन दोनों से अलग रहना चाहते थे। यू मे आस्क व्हाई द सुपर पावर्स नीडेड एनी अलायंस एट ऑल।
ये भी तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो यूएसए है और सोवियत यूनियन है, ये खुद में इतने पावरफुल थे, इनके पास आर्मी थी, न्यूक्लियर वेपन्स थे, क्यों ये बाकी स्टेट्स जैसे कि यूरोप हो गया, एशिया हो गया, यहाँ अफ्रीका हो गया, यहाँ के बाकी स्मॉल स्टेट्स को क्यों ये अपने साथ जोड़ना चाहते थे? अब उसके लिए आप सिंपली एक बात को समझ सकते हैं कि जो सुपर पावर्स होगा, जितने बड़ी उसकी पावर्स होगी, जितने ज़्यादा उसके पास आर्मीज होंगे, उसको उतने ज़्यादा क्या चाहिए होंगे? रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो फर्स्ट इसका जो रीज़न था वो था आपको वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स। तो इनको इन चीज़ों की ज़रूरत थी, आपको ऑयल की ज़रूरत थी, मिनरल्स की ज़रूरत थी। सेकंड पॉइंट था इनको टेरिटरी चाहिए थी, जिससे कि ये क्या कर सके, सुपर पावर्स जो है वो अपने वेपन्स को वहाँ पे लॉन्च कर सके, अपने ट्रूप्स को वहाँ भेज सके। तीसरा था कि इनको लोकेशन चाहिए थी जहाँ से कि ये एक दूसरे को क्या है, स्पाई कर सकें, दूसरे जो सुपर पावर है वो क्या कर रही है वो चीज़ इनको पता चल सके। चौथा पॉइंट था कि इनको इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए, तो जितनी बड़ी इनकी मिलिट्री फोर्स थी उसके हिसाब से इनको इकोनॉमिक सपोर्ट भी चाहिए था। तो जितने स्मॉल कंट्रीज इनके पास रहेंगे तो ये सोचते थे उतना ज़्यादा अमाउंट मिल सकेगा, या आप कह सकते हैं इतना इनको हेल्प मिल सकेगी अपनी आर्मी को रन करने के। ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण इन्होंने अपने स्मॉल कंट्रीज के साथ अलायंस करना स्टार्ट किया। दे वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आइडियोलॉजिकल रीजंस। अब ये आइडियोलॉजिकल रीजन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट थे? क्योंकि अगर कोई आपके साथ जुड़ा है इसका मतलब उसकी आइडियोलॉजी आपके जैसी है। तो जितने ज़्यादा अगर यूएसए के साथ जुड़ते हैं तो यूएसए की जो आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म वाली, ठीक है, तो इसका मतलब वो सारे स्मॉल स्टेट भी कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं। उसी तरीके से जो सोवियत यूनियन के साथ जुड़ गए, इसका मतलब वो कम्युनलिज्म, सोशलिज्म को फॉलो करने वाले थे। ये कुछ आइडियोलॉजिकली भी हो रहा था। ओके, तो ये था इस चैप्टर का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम देखेंगे अरीनास ऑफ कोल्ड वॉर, चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एंड इंडियाज़ रोल इन कोल्ड वॉर।